हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सेकेंड टॉपिक रेट कांस्टेंट, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फोर्थ जो है वो मॉलिक्यूलरिटी। जैसा हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड होता है। इससे उसमें हमारा सबसे पहला और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कंसंट्रेशन। जैसा लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि कोरोजन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज करेगा। अब आते हैं डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन का, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम देखते हैं बेटे, इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है मास एक्शन। मास एक्शन में आपने क्या कहा कि एक्टिव मास एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या हाइपोथेटिकल रिएक्शन से। सपोज दैट रिएक्शन जो है वो आपका A प्लस B एरो C एंड D, जिसमें A आपका कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट A, B जो है कोफिशिएंट ऑफ द B एंड C और D जो कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट है। इसको अगर हम मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हम देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A का पावर A, कंसंट्रेशन B का पावर B। वहीं अगर हम रेट कांस्टेंट निकाल देते हैं एट द इक्विलिब्रियम फेज पर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं K से, तो हम क्या लिखते हैं कंसंट्रेशन C पावर C, कंसंट्रेशन D पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन A पावर A, कंसंट्रेशन B पावर B। ये जैसा हम क्लास 11th में पढ़े हैं, जिससे हम क्लास 11th में ये पढ़े हैं। अब आते मास एक्शन के अकॉर्डिंग, अगर हम इस मास एक्शन पे एक एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जाम्पल हम अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम निकालते हैं कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट टू हाइड्रोजन टू फॉर्म N2 प्लस H2O। अगर मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ NO ट्वाइस कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 2। ये रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो हम ये रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन देखा क्या जाता है कि अगर एक्सपेरिमेंटल हम वैल्यू देखते हैं तो देखा क्या गया, सपोज दैट अगर हम नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन ले लिए और हमने रेट डिसाइड किया, उसमें देखा गया कि अगर कंसंट्रेशन इसका 0.60 एंड 0.30 है, सपोज दैट कंसंट्रेशन C73 आते हैं, वहीं अगर इसका 30 और इसका 60 कर देते हैं तो इसका कंसंट्रेशन 152 मतलब डिक्रीज हो जाता है। ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हम कंफर्म हो जाते हैं कि NO और H2 का जो रिएक्शन होता है उसका रेट न कि हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन के ट्वाइस टाइम इंक्रीज करता है, बल्कि टोटल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। ये सिर्फ रिएक्शन जो है नाइट्रिक एसिड पर ही डिपेंड करता है, न कि हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पर। अब आता है मास एक्शन जो होता है, एक जनरली बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन ये ऑलवेज प्रूफ हो या ऑलवेज ट्रू पाएगा ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारा अलग आता है। अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा रिप्रेजेंट करें रेट, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO। सिर्फ कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट, न कि हाइड्रोजन पर। यहाँ पर मास एक्शन देखा जाता है कि ऑलवेज कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक काइनेटिक एनर्जी में रेट लॉ पढ़ते हैं, जिसको हम रेट लॉ बोलते हैं। ये रेट लॉ जो है
वो टोटली डिपेंड ऑन द एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है। अब रेट लॉ रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो रेट लॉ जो आपका है एक्सपेरिमेंटल डाटा डिपेंड इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेट लॉ तो कंसीडर कर लिया गया, लेकिन हम इसको एक्सपेरिमेंटली डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेट कांस्टेंट का भी हम यूज करते हैं। तो रेट कांस्टेंट क्या है, जैसा आपने कहा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर हम रेट को सिंपलाइज करें तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन एन ओ है। ये जो के है इसी को हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अब रेट कांस्टेंट के है तो इसकी यूनिट क्या होगी और ये किस फैक्टर को इफेक्ट करता है इसको देखा जाए। सेकेंड हमारा टॉपिक है रेट कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम के से। अब आते हैं सबसे सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि रेट कांस्टेंट जो है वह कैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। सपोज करो हाइपोथेटिकल इक्वेशन हैव दिस ए प्लस बी प्लस सी एरो सी प्लस एन डी। तो अगर हम रेट निकालें, रेट ऑफ द रिएक्शन निकालें तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी। अगर हम कंसंट्रेशन ए और बी को अगर हम यूनिटी फॉर्म में ले लें तो हम क्या देखते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के कंसंट्रेशन। ये जो रेट है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो रेट है और जो रेट कांस्टेंट है यह आपका रेट कांस्टेंट है और इस रेट कांस्टेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिटी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो सकती है हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने रेट कांस्टेंट के कहा तो के इक्वल टू क्या, तो आपने कहा रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सब कुछ कोई भी पावर हो सकता है, तो हम रेट का पावर लिख देते हैं, सपोज करो एन। अब आपने रेट का कंसंट्रेशन हम क्या जानते हैं, रेट का भी जिस लास्ट वीडियोस में आपको बताया गया था कि रेट का फार्मूला मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन का पावर एन। तो हमारी वैल्यू हम इसके के की यूनिट हम क्या निकाल सकते हैं, मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट हम कह सकते हैं, हम इसको भी मोल पर लीटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका हम निकालते हैं बेटा 1 माइनस एन पर सेकेंड। ये यूनिट आप इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसको यूनिट को हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं कि हम मोल n माइनस 1 L 1 माइनस एन पर सेकेंड। आपने इसका क्या किया है कि 1 माइनस एन को आपने इसको डिवीजन कर लिया है, जिससे ये रिएक्शन आ गया और n जो है हम उसको कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। इस पर हम किसी भी रेट कांस्टेंट किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए जो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन है उस रेट ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है n की वैल्यू हमें पता हो तो हम किसी भी ऑर्डर का रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है आपका थर्ड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपने कहा कि जो रेट है, रेट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। रेट जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, यह ओनली डिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। रिएक्शन किस टेम्परेचर पर होता है उस पर के की वैल्यू डिपेंड करती है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या है, इससे के की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट
नहीं पड़ता है। के की यूनिट बदलती है, लेकिन किस पर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग के की यूनिट भी बदलती है। अगर के की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। अगर के की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब हम कह सकते हैं कि के की जो वैल्यू है टोटली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। दूसरा है इसकी यूनिट जो है टोटली डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। के की वैल्यू एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऑलवेज कांस्टेंट होती है, उसमें कोई वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। दूसरा हम आते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं। अब करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमने बहुत सारी बातें इस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में सुने। हम जानते हैं जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है सम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द sum of the molar concentration of the reactant at a particular temperature, जिसको हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं ये एग्जांपल हाइपोथेटिकल का लूं तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें निकालना है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ए का पावर ए, कंसंट्रेशन बी का पावर बी। तो ऑर्डर इज इक्वल टू क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ए प्लस बी, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस रिएक्टेंट पर अधिक ऑब्जर्व करता है, उसके अकॉर्डिंग एन की वैल्यू होती है। एन की वैल्यू जो होगी, जिसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं, एन की वैल्यू जो होगी वो होल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, जीरो नंबर एंड निगेटिव इवन एंड पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। जैसे हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हम इसको एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ और कि कितने भागों में हम इसको पढ़ सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो एग्जाम्पल हमको दिया जाता है और एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ तक कि फ्रैक्शन में भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अब इसमें हम आता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम सबसे फर्स्ट आप बनते फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आप फिर लिखते हो सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में है। फ्रैक्शन भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा जिसके कंसंट्रेशन जो होंगे यूनिटी में हो। यूनिटी मतलब कंसंट्रेशन जो हो वह सिर्फ एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड हो। एग्जाम्पल आप देखते हैं, एग्जाम्पल में हमने C2H5Cl लिया, क्लोरो एथेन लिया। अगर इसको डिकम्पोज करते हैं तो मिलता क्या हमें? C2H4 प्लस HCl। अब हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नोट करना है, तो अब पहले हम रेट लिखेंगे। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपने कहा के कंसंट्रेशन ऑफ द C2H5Cl पावर 1। क्योंकि ये रेट जो है वो सिर्फ कंसंट्रेशन क्लोरो एथेन पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से रेट जो हम लिखेंगे वो C2H5Cl पर ही लिखेंगे, प्रोडक्ट की ओर की बात हम नहीं कर सकते। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? तो हम देखते हैं इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वह 1 या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कर सकते हैं। अब आते हैं कि अभी आपने कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर फर्स्ट है तो के की यूनिट बदल जाएगी, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? फिर वही एग्जांपल हम कर लेंगे कि के इज इक्वल टू क्या? तो आपने कहा कि रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन का पावर 1, कंसंट्रेशन का पावर n। चूंकि ये फर्स्ट है इसका मतलब कंसंट्रेशन 1 है, तो हम इसके यूनिट निकाल सकते हैं, रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का पावर 1।
तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है या यूनिट क्या होती है? तो आपने कहा कि मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? आपने कहा मोल पर लीटर होता है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो मोल पर लीटर कैंसिल होता है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की यूनिट होती है टाइम पर सेकेंड होता है, या टाइम इनवर्सली सेकेंड, या हम टाइम माइनस 1 कर सकते हैं, टाइम माइनस 12 या 1/t कर सकते हैं। ये इसका जो यूनिट है 1/t है। दूसरा हम करते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हम एग्जांपल दे सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो होता है वो डबल हो या दो रिएक्शन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता हो, उसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बहुत पॉपुलर हम सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का रिएक्शन एग्जांपल हम दे सकते हैं। तो आपने कहा H2 प्लस H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखूं तो रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन H2 एंड कंसंट्रेशन I2। चूंकि ये 1 है और ये भी 1 पावर है, इसलिए हमने टोटल, जैसा आपने जानते हैं कि N इक्वल टू कंसंट्रेशन 1 और कंसंट्रेशन B, तो हमने K की वैल्यू निकाला। तो हम ये लिख सकते हैं चूंकि 1 कंसंट्रेशन और 2 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो हमारा जो रेट है वो दोनों कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इस वजह से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वह सेकेंड होगा। जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वह जो होगा वो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपने कहा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आते हैं के की यूनिट कैलकुलेट करते हैं। के की यूनिट क्या है? आपने कहा रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का पावर 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। तो रेट का क्या है बेटा? आपने इसका हम फिर वही लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर का पावर 2। अब इसकी ये अगर ये यूनिट अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाता है, ये आप जैसे मोल पर लीटर आपका 1 मोल आपका बच जाता है, तो हम लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट हुई। वैसे हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जो कि किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो, मतलब उसका कंसंट्रेशन रिएक्शन को इफेक्टेड न करता हो, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन न करता हो, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन, N2 प्लस 3H2 इक्वल, आप एरो लगाते हो निकालते हैं 2NH3। लेकिन रिएक्शन लिख तो दिया गया, लेकिन विदाउट कैटलिस्ट, आयरन की कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यह रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? फिर हम रेट निकालेंगे तो रेट इक्वल टू क्या हो गया K, और आपका जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है इस डायरेक्टली रिएक्टेंट जो कंसंट्रेशन है वो आप पावर 0 लिखेंगे, इसका मतलब जो रिएक्टेंट है वह 0 माना जाएगा। तो हम K की वैल्यू, K की यूनिट निकाल सकते हैं, रेट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन का पावर 0। तो K की यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई। इसका मतलब हमको N की वैल्यू मिल जाए तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद आता है मॉलिक्यूलरिटी। अभी आपने कहा कि हम जितने भी रिएक्शन देखते हैं उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, मतलब रिएक्टेंट का कोलोजन कितने रिएक्टेंट के बीच में इफेक्ट करता है, या एक्सपेरिमेंटल डाटा बताएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर अधिक इफेक्ट करता है या किस रेशियो में अधिक इफेक्ट करता है, उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। वैसे हमारा सेकेंड टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी। अब मॉलिक्यूलरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं।
जैसे हम अभी आपने पढ़ा होगा कोलोजन थ्योरी। कोलोजन थ्योरी कहती है कि रिएक्शन तभी प्रोसीड आगे कर सकता है जब मॉलिक्यूल के जो एटम है वह कोलोजन करे, और कोलोजन कितना इफेक्टिव होता है, एक्टिवेशन एनर्जी उसकी पोटेंशियल कितनी अधिक होती है, उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्शन जो होता है वो आगे प्रोसीड करता है। अब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट द जो रिएक्शन पर कोलोजन करता है उसी को हम बोलते हैं टोटल मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। दूसरा है मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलरिटी 1 2 3 ओनली 1 2 3 ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोलोजन जब भी होगा वह एक मॉलिक्यूल सेकेंड मॉलिक्यूल से कोलोजन कर सकते हैं, या मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल एक साथ एक्टिवेशन एनर्जी के साथ वो कोलोजन कर सकते हैं। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी जो है वह सिर्फ हम 1 2 3 रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक मॉलिक्यूलर के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलरिटी रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर 2 मॉलिक्यूल अटैक करता है तो हम उसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। थर्ड है तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि अगर किसी एक्सीडेंटल केस होता है तो मैक्सिमम 3 साइड से ही कोई बाइसाइकिल जो है वो मतलब वो लड़ सकता है या एक्सीडेंटल हो सकता है, लेकिन चौराहे पर अगर चारों बाइक जो होती है वो एक साथ नहीं टक्कर कर सकती है। वो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ऐसे देख सकते। इसलिए बाई मॉलिक्यूलरिटी जो है मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूलरिटी को हम कंसीडर करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलरिटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो देखने में तो हमें लगता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत अधिक है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलरिटी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन देखते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये अपियरिंग एक्सपेरिमेंटल या अपियरिंग बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसकी मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो लो पाई जाती है। इसलिए हम इसको कहते हैं सीडो रिएक्शन, या ऐसे रिएक्शन को हम सीडो रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जाम्पल हम ले लें मॉलिक्यूलरिटी का, तो मॉलिक्यूलरिटी का जो एग्जाम्पल है उसको हम कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी का जो एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मॉलिक्यूलरिटी 2 टाइप की रिएक्शन हो सकती है। पहले रिएक्शन ऐसा होता है जो कि सिंपल रिएक्शन होता है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2 प्लस I2 टू फॉर्म 2HI। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई? 2 हुई। क्यों? क्योंकि ये जब रिएक्शन करता है तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करेगा जिससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ HI बनता है। इस वजह से हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी अब 2 मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी देखने में तो लगता है कि अधिक हो सकती है, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम लोअर मानते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में हम नाइट्रिक एसिड लिए और हाइड्रोजन गैस लिए। अब ये रिएक्शन में आता क्या है बेटा? N2 प्लस 2H2O। अब आप कहेंगे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 होनी चाहिए, लेकिन हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है? तो आप देखते हैं कि इस रिएक्शन को कितने स्टेप, इसके मैकेनिज्म क्या एक्ट करते हैं, और मैकेनिज्म में जो रिएक्शन या जो स्टेप इज द वेरी स्लोवेस्ट फॉर्म में होता है, हम उसी को उसकी मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल में आप देखें, अगर इसका मैकेनिज्म हम लिखें तो पहले क्या हो सकता है कि NO जो है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन किया होगा, जिसके वजह से आपका एक N2 बना होगा और प्लस H2O2 बना होगा। यही H2O2 जो है वो फ्री ब्रेकडाउन हुआ होगा, जिससे H2O2 बना होगा। अतः इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है, हमारा जो सबसे स्लोवेस्ट रिएक्शन है, स्लोवेस्ट स्टेप है, हम उसी पर डिपेंड करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी 4 ना होके हम इसका ट्राई मॉलिक्यूलरिटी ऑब्जर्व करते हैं।
अब आते हैं थर्ड, कुछ ऐसे रिएक्शन है जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जिसको हम कुछ देखने में जो होते हैं उसके हायर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होते हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं आपका इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर ऑफ प्रेजेंस ऑफ द एसिड। उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर की बात करें, हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखते हैं C6H12O6 प्लस H2 टू फॉर्म एसिड के प्रेजेंस में होना है, जिसको C6H12O6 प्लस C6H12O6 होते हैं। मॉलिक्युलरिटीज की अगर हम देखें तो आप कहेंगे कि दोनों ये एक्सिस अमाउंट पर आता है, एक्सिस अमाउंट पर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसका ऑलवेज फर्स्ट रिप्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, या इसको हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर, तो चूंकि ये फर्स्ट दिखने में ये जो मॉलिक्यूलर है, चूंकि एक्सिस अमाउंट में, इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूलर एक्सिस लिया गया है, जिससे हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम एक्सिस या हम हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है, इस वजह से ऐसे रिएक्शन को हम स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, जो कि सिर्फ एक कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के ओनली वन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से हम इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो करते हैं, इसको स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका और एक भी एग्जांपल हो सकता है, या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपका एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस होना, वो भी एग्जांपल है आपके स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जो जैसे आपने कहा वाटर एक्सेस अमाउंट में लिया गया, इसका मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की रिक्वायर्ड नहीं है, हायर अमाउंट ऑफ द वाटर का रिक्वायरमेंट है, जिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हायर होना चाहिए था, लेकिन जबकि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से इसका नाम ही हम नाम ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो कि सिर्फ ओनली वन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड होता है, इस वजह से हम स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करते हैं। ओके बच्चों।